बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमल एजुकेशनल हब से मैं हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर, बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर अमल मलिक। आज हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब है इंट्रोडक्शन टू वायरसेस। इंट्रोडक्शन। अब वायरस क्या चीज़ होती है? वायरस ऐसी चीज़ है कि जो लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान बॉर्डर लाइन पे है। मींस के जहाँ से लिविंग की बाउंड्री ख़त्म होती है बिल्कुल उसके एज पे है। ये सारे लिविंग है, ये वाली जो बाउंड्री है यहाँ पे वायरस है। इसके बाद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग चीज़ें हैं सारी। तो ये वायरस को, क्योंकि इनको लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में कंसिडर किया जाता है, जिस तरह से क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, सेल नहीं है। इनके अंदर बॉडी में बेसिकली सेल नहीं है। जिस तरह से है वायरसेस पैरासाइट विद अ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है इसमें बेसिकली सेल नहीं है तो उसके सारे ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लिक एसिड, एक है न्यूक्लिक एसिड मीन्स के डीएनए या आरएनए जो भी चीज़ है, या फिर प्रोटीन कोड के अंदर इसके इस तरह करके डीएनए या आरएनए होगा इसके अंदर और उसके ऊपर ऐसे करके प्रोटीन कोड होगा। ये सिर्फ दो ही चीज़ें हैं इसमें। सेल में तो बहुत कुछ होता है, सेल मेम्ब्रेन, अंदर फिर न्यूक्लियस और बाकी सब कुछ। तो अब वायरसेस, और ये इतने छोटे हैं कि 100 to 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट है इसका मतलब होता है 10 to the raise power -10। इतना छोटा साइज है इसका। उसके बाद है, और इतना ज़्यादा कि अक्सर लाइट माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आते, इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो इन वन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इन विच देयर आर फ्री इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल्स डू नॉट कैरी आउट फंक्शंस ऑफ लिविंग सेल। अब नॉर्मली ये जब इनकी बर्थ के बाद ये लिविंग की तरह नहीं होते, बिल्कुल क्रिस्टल्स की तरह होते हैं। ये लिविंग की तरह तब बिहेव करेंगे जब ये लिविंग वाले फंक्शन ये नहीं कर रहे, जैसे रेस्पायरेशन हो गई, ग्रोथ हो गई, ये सब नहीं है। और लेकिन जब ये किसी लिविंग पार्ट में एंटर हो जाएंगे ना, उसके बाद ये जो है किसी भी बैक्टीरिया में, इंसान में, जानवर में, किसी भी पौधे, किसी में भी, तो फिर वहाँ पे अपने प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक एसिड और सिंथेसाइज कर लेते हैं। मीन्स के वहाँ पे जाकर रिप्रोड्यूस करते हैं उनकी रिप्रोडक्टिव मशीनरी यूज़ करके। इनके अंदर अपनी मशीनरी नहीं होती। ओवर 5000 स्पीशीज़ हैं अब तक के वायरसेस की डिस्कवर हो चुकी है। इसमें लर्न करने वाली जो चीज़ है, इसमें सिर्फ बेसिकली दो ही चीज़ें हैं कि ये नॉन सेलुलर है, दूसरा इनमें लिविंग वाले फंक्शन सिर्फ तब है जब ये लिविंग के अंदर जाते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीज़ें। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। डिस्कवरी में भी बहुत सारा जहन में रखने, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ जहन में रखने वाली है, वो ये है कि फर्स्टली किसने डिस्कवर किया था, वो है चार्ल्स चैम्बरलैंड। ये चार्ल्स चैम्बरलैंड ने इसको डिस्कवर किया है, उसको इन्वेंट किया है क्योंकि उसने एक फ़िल्टर था उसके पास जिसमें बहुत बारीक था कि उसमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते थे। फिर उसने किसी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को जब उसमें से फ़िल्टर किया, बैक्टीरिया तो ऊपर ही रुक गए, फिर भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट गुजर गया। इसका मतलब था कि उससे भी कोई छोटी चीज़ थी। तो फिर उसने ये देखा कि फिर उस टाइम पे उसने उसका नेम नहीं रखा। उसको ये समझ में आ गई कि बैक्टीरिया के अलावा भी कुछ है जो डिजीज़ कॉज कर सकता है। उसके बाद ना 1890s में जो है इवेनो इसकी नेम है साइंटिस्ट का, तो उसने उसी फिल्टर को यूज़ किया और टोबैको मोज़ेक वायरस के लिए। और फिर उसने जो है और बाकी साइंटिस्ट ने उन सब ने भी प्रूव किया, बाद में उसका नेम वायरस रख दिया गया। तो अब सबसे पहले किसने इसको डिस्कवर किया? चार्ल्स चैम्बरलैंड ने, लेकिन उसने वायरस का नेम नहीं दिया था। अब इसके बाद अब ये इसमें जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ है वो ये है कि हैविंग फेल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट its particular nature he called it a soluble living germ। अब अभी तक भी साइंटिस्ट ने 1899 तक भी उन्हें प्रॉपरली इसकी नेचर नहीं पता चली थी। उनको सिर्फ इतना पता कि सॉल्युबल लिविंग जर्म है, मींस कि इसको फिल्टर भी करें तो गुजर जाता है, इसको बॉयल भी करें तो ये बच जाता है। ऐसी कोई चीज़ है कि वो सॉल्युबल है वाटर के अंदर, वो अलग नहीं है।
उसके बाद है टोबैको मोज़ेक वायरस, मीन्स कि ये एक इसकी जो वायरस की एग्जांपल है। अब इसमें इस तरह से ये है कि ये स्टेनले ने फिर सबसे पहले जो इसको प्रॉपरली सेपरेट किया गया वो 1935 में हुआ। इससे पहले जो 1890s की बात है उसमें सिर्फ थोड़ा सा क्लू था, एग्जैक्टली नहीं पता था कि ये वायरस है। अब इसमें ये है कि उसने क्रिस्टलाइज जो किया हुआ था ना, उसमें से क्रिस्टल जो उन्होंने निकाले थे, जो उन्होंने फिल्टर करने के बाद उसको जब टोबैको प्लांट के ऊपर डाला तो उनको भी डिजीज़ हो गई। तो वहाँ से उसने वहाँ से जो क्रिस्टलाइज पोर्शन अलग किया। अब ये जो है TMV मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस इज मेड अप ऑफ अ पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड सराउंडिंग प्रोटीन कोड। तो तब उनको पता चला 1935 में स्ट्रक्चर का पता चला कि सिर्फ दो ही चीज़ें, एक है न्यूक्लिक एसिड है और दूसरी जो चीज़ है वो है प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड, दो ही चीज़ें। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, DNA या RNA, जो इस तरह से जिस तरह से होता है राइबोज शुगर मिलती है, एक राइबोज शुगर होती है, इधर पेंटोज ग्रुप लगा होता है और इधर कोई नाइट्रोजनस बेस होती है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई राइबोसोम नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें कि एक न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन। अब ये कोई इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये वाली बात कि इसमें दो ही चीज़ें होती हैं। दूसरा ये कि TMV स्टैंड फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस, और ऊपर से जो है ये सॉल्युबल लिविंग जर्म, एंड फर्स्टली किसने किया, चैम्बरलैंड ने। और इसमें ये है कि ये लिविंग वाले इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स तब आते हैं जब ये लिविंग के ऊपर अटैक करते हैं, मीन्स के लिविंग पे लैंड कर लेते हैं। इसके बाद जो है कि प्लांट सेल के वंस प्लांट सेल के अंदर जब ये चले जाएंगे तो प्रोटीन कोड वो सेपरेट हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड पोर्शन है वो प्लांट के अंदर गया, मीन्स ये टोबैको मोज़ेक की बात हो रही है ना, तो वो प्लांट पे ही करता है। तो ये इस तरह से होता है कि ये जब किसी पे अटैक करता है तो ये अपना ये प्रोटीन कोड बाहर रहने देता है, ये वाला जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये अंदर जाके खुद बनवा लेगा। और जो अंदर से अपना DNA है ना वो उसके ऊपर इंसर्ट कर देगा, बिल्कुल इंजेक्शन जिस तरह से लगाते हैं ना, सिरिंज में से अंदर वाला सोल्यूशन चला जाता है, सिरिंज बाहर रह जाती है, ऐसे ही अपना जो है अंदर से न्यूक्लिक एसिड को इंजेक्ट कर देगा और फिर ये प्लांट के अंदर वो चला जाएगा। वहाँ जाके ये इसका जो DNA और RNA ये फर्दर काम उससे करवाएगा, तो सेल की नॉर्मल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद जो है वहाँ पे मल्टीप्लाई होता जाएगा, क्योंकि DNA जो रेप्लिकेट कर रहा है प्लांट के अंदर तो ये भी साथ साथ रेप्लिकेट करता रहेगा। और फिर उसके बाद जो है ये जो उसके प्लांट की इससे ये होगा कि प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, वो अपनी ग्रोथ छोड़ के इसके DNA बनाता रहेगा। तो उसके बाद ये जो है, और एक और इसमें जो है मिस्टीरियस बात ये है कि ये इवन प्लांट के पार्ट की डेथ भी हो जाए ना, मीन्स कि वो लीफ है वो डेड है, उसके अंदर ये जो TMV वायरस है ये ऐसे ही रहेगा। ये न्यू को फिर भी इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये इनकी डेथ का कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये लिविंग है ही नहीं, लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में है। तो ये तभी जब लिविंग के ऊपर होते हैं तो ये अपनी मशीनरी उनकी यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए प्लांट की डेथ होने के बाद भी ये इन्फेक्ट कर सकते हैं, मीन्स के वो वाला लीफ दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। ये वाली है इसमें याद रखने वाली बात। मोस्ट अदर वायरसेस डाई व्हेन द प्लांट टिश्यू डाइज। अब बाकी वायरसेस डाई कर जाते हैं, ये किसकी बात हो रही है, TMV डाई नहीं करता। तो ये वाली ये इसमें जो मेन दो बातें थी, एक इसका स्ट्रक्चर और दूसरा ये कि ये प्लांट की डेथ के बाद भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। इसके बाद है स्मॉल पॉक्स डिजीज। अनदर वायरल डिजीज स्मॉल पॉक्स है, इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस का मतलब ये होता है कि जो एक से दूसरे को तक जा सकती हो, ये स्मॉल पॉक्स है। ये जब ये एक भी पॉक्स होता है ना, उसके अंदर से जो फ्लूइड से निकलता है, जब उसका कोई भी जो आंवला होता है वो फटता है तो उसके वो दूसरी जगह लगता है तो वहाँ पे भी निकल आता है ये। तो अब ये ऐसी डिजीज है कि ये जो दो वायरसेस हैं उनसे होती है, उनके नेम लिखे हुए हैं, वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर। अब ये कॉजिंग एजेंट है ना, ये भी क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये MCQs में आ जाता है कि इसका कॉजिंग एजेंट कौन सा है। अब ये स्मॉल पॉक्स डिजीज का कॉजिंग एजेंट है वेरियोला माइनर एंड मेजर। तो ये साइंटिफिक नेम होता है, इसके स्पेलिंग एज इट इज लिखने होते हैं, इसमें मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती। द डिजीज इज ऑल्सो नोन बाय द लैटिन नेम्स
वेरियोला और वेरियोला भी। ये अब ये जो है ये जो लैटिन वर्ड होता है इसका मतलब होता है स्पॉटेड या फिर पिंपल, इसी से वायरस का नेम रखा गया है। द डिजीज वॉज ओरिजिनली नोन इन इंग्लिश एज द पॉक्स और रेड प्लेग, इसको बाद में भी स्मॉल पॉक्स कह दिया गया ब्रिटेन लैंग्वेज में। इसमें याद रखने वाली यही चीज़ थी कि इसके जो कॉजिंग एजेंट है वो और इसका नेम जो है किससे ड्राइव हुआ है, स्पॉटेड पिंपल और स्मॉल पॉक्स से। तो अब ये जो है नेचुरली अकरिंग केस ऑफ स्मॉल पॉक्स है वो डायग्नोज हुआ था 26 अक्टूबर 1977। उसके बाद वैक्सीन वॉज डेवलप्ड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स बाय एडवर्ड जीनर 1796। उनके अकॉर्डिंग ये स्मॉल पॉक्स डिजीज है ये ख़त्म हो चुकी है और इसका लास्ट केस भी 1977 में आया था, जबकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये अभी तक है। नेक्स्ट है साइज ऑफ वायरसेस। Viruses are among smallest infectious agent and the most of them can only be seen by electron microscope। ये इतने स्मॉलेस्ट हैं कि इनको माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो इसका साइज का एस्टिमेट किस तरह से है 20 to 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब ये होता है 10 to the raised power -9। तो ये इतना छोटा है कि 20 to 300 नैनोमीटर ओनली। तो ये इतने स्मॉल हैं कि 30,000 to 750,000 जो है वो उनको साइड बाय साइड रखें तो ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये इतने सारे थाउजेंड्स में जब इनको रखेंगे तो 1 सेंटीमीटर है, तो यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ वायरस। बाय कंट्रास्ट बैक्टीरियल साइजेस, बैक्टीरिया का साइज तो बड़ा होता है इस हिसाब से कि वो माइक्रोस्कोप से नजर आ जाते हैं सिंपल। वो बैक्टीरिया का साइज होता है 1 माइक्रोमीटर और ये नैनोमीटर में है। तो एंड द सेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म अ फ्यू टेंस ऑफ माइक्रोमीटर कि ये जो है, और बाकी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक सेल भी माइक्रोमीटर के काफ़ी 10 के बराबर होता है। मीन्स कि हमारा एक से जो सेल है वो भी कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर साइज का होता है। इसके बाद रेंज ऑफ वायरल साइजेस, इसमें अलग अलग साइजेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कोई 2-4 याद कर लें। इसमें से इस तरह से एडिनो वायरस का साइज़ है ये वाला, इसमें एडिनो वायरस और प्रायोन, और इसमें है प्रायोन हो गया, एडिनो वायरस हो गया, और इसमें TMV जो था उसका साइज़। इसके बाद वायरल डिजीजेस, इसमें भी जो मेन डिजीजेस हैं तो वो वाले फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स तो पीछे डिस्कस हो गया, और मीजल्स इसका कॉजिंग एजेंट के पैरामिक्सो वायरस है। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीजल्स बाय पैरामिक्सो वायरस। और मोनोन्यूक्लियोसिस इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा ये फ्लू टाइप डिजीज होती है, जिस तरह से फ्लू थोड़ी सी उसकी सीवियर फॉर्म। अब इसमें ये वाला है ऑर्डो मिक्सोवायरिडी, ये वाला इसमें ये वाला नेम याद करना है। और कोल्ड्स हैं रीनो वायरसेस, और इसमें कोल्ड और एड्स, ये वाले दो, एड्स HIV से, कोल्ड रीनो वायरसेस से। टेक्सोनोमी ऑफ वायरस, टेक्सोनोमी में इसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन जिस तरह से जब बाकी ऑर्गेनिज्म की इसी तरह से वायरस की है। इसमें 2 बेसिक चीज़ें, इसमें पूरा वो टेक्सोनोमी में स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें, एक फैमिली नेम और दूसरा जीनस नेम। फैमिली नेम में वायरिडी है और जीनस नेम किस तरह से वायरस। वायरस इसमें जीनस मीन्स कि अगर वायरिडी वायरस लिखा हो तो इसका मतलब है इसमें वायरिडी जो है वो फैमिली नेम है और वायरस इसमें जीनस नेम है। अब इस तरह से इसके लिए 2 सिस्टम्स है क्लासिफिकेशन के लिए, एक है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टेक्सोनोमी ऑफ वायरस, ये इसका एब्रीविएशन लिखी हुई है ICTV, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस। और दूसरा सिस्टम है, यहाँ पे फर्स्ट वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे, इसमें दूसरा का नेम लिखा हुआ है सिर्फ बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये जो है उसके अकॉर्डिंग 7 ग्रुप्स हैं। बेल्टीमोर की सिर्फ एक ही चीज़ याद रखने वाली है उसमें ये है कि बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिर्फ 7 ग्रुप्स हैं। हम अकम्पनाइंग दिस ब्रॉड मेथड, ये जो है ICTV के अकॉर्डिंग उसकी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से हर्ब्स वायरिडी। अब हर्ब इसमें जीनस का नेम है और वायरिडी इसमें फैमिली नेम है। हर्ब्स वायरस के लिए इसमें क्या है, हर्ब्स वायरिडी। ह्यूमन हर्ब्स हैं HHV2 एंड HHV, ह्यूमन हर्ब्स वायरस 1, 2 एंड 3। उसको जब एब्रीविएशन उसकी क्या है HHV, ह्यूमन हर्ब्स वायरस। एंड रिट्रोवायरिडी, वायरिडी फैमिली है, रिट्रो इसमें जीनस नेम है। एंड लेंटिविर एंड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV।
अब इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये रेट्रोवायरिडी है और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। उसके बाद प्रायोन्स है लास्ट, इसमें मिस्टीरियस चीज़ है प्रायोन। ये इनको बहुत अरसा इससे साइंटिस्ट मिस्टीरियस रहे कि ये क्या चीज़ है, कि सिर्फ प्रोटीन है और वो एक इन्फेक्शियस एजेंट है कि छोटी छोटी प्रोटीन्स, उनके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है, कोई डीएनए कुछ भी नहीं है, वो है इन्फेक्शियस एजेंट है। इस तरह से सबसे छोटा समझा जाता है उसको कि इन्फेक्शियस एजेंट है, कॉज ऑफ ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी होती है जो वो डिजीज जो ब्रेन को अफेक्ट करती हो, जिससे ब्रेन को मीन्स के जो रेबीज हो जाता है, मैडनेस, इससे ब्रेन अफेक्ट होता है। इसके बाद इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ इंटायरली ऑफ प्रोटीन मटेरियल, इसमें टोटली प्रोटीन है। अब इसको प्रायोन की शॉर्ट फॉर्म इसको ध्यान से देखें, पीआरपी, ये प्रायोन है। तो ये इस तरह से है कि बस प्रोटीन है लेकिन वो थोड़ी सी फोल्डेड हुई है। तो ये ट्रांसमिसिबल है टू अदर प्रोटीन के, ये इसका जो है एक से दूसरी में डिजीज़ कॉज करती है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शन की तरह, ये एक्चुअली वायरस नहीं है, ये सिर्फ प्रोटीन्स है। वायरस में तो डीएनए भी होता है, इसमें सिर्फ प्रोटीन्स है। इसके बाद जो है प्रायोन्स हैं, ये इसके न्यूरोनल डिजनरेशन कर रही है, मीन्स क्योंकि ये ब्रेन को अफेक्ट करती है तो ब्रेन में न्यूरॉन्स ही होती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैड काउ डिजीज़ है, ये रेबीज़ जो होती है जिस तरह से डॉग में और कैट में, ये जब काउ में होती है ये वाली प्रायोन के थ्रू होती है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।